मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज इस कक्षा में। और आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर अपने कक्षा को ले रहे हैं। कुछ दिनों का काफी लंबा एक गैप रहा, बीच में मुश्किल से एक दो कक्षाएं हो पाई हैं। दीपावली से अब तक की स्थिति यह है। अत्यावश्यक कार्यवशात होने से मैं अन्य सारस्वत संबंधी कार्यों में रहा, लेकिन अब मैं निरंतर आप लोगों के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं देव प्रयाग की इस पुण्य धरा पर देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच चुका हूं पुनः। और अब हम आज यह आरंभ कर रहे हैं, सत्री सानच प्रत्ययों का जो योजन है। आपने बहुत सारी धातुएं पढ़ी हैं, विविध गणों में पढ़ी हैं। बहुत सारी उन धातुओं से जो औपदेशिक धातुएं थी, उनसे आतिदेशिक धातुएं भी आपने पढ़ी है। आतिदेशिक प्रकरण का मतलब ऋण्यंत, सन्नंत, एगंत, एगमंत, ये भी पढ़ा है। लेकिन सत्री और सानच प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी काशिका इत्यादि में जिन सीमित धातुओं से लगा करके जिन प्रकरण में बताया है, उतने से इतिश्री नहीं हो सकती है और आपका काम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि सर्वत्र पुराण काव्य इत्यादि में जो सत्री सानस प्रत्यय का जो विधान है, वो विविध अन्य धातुओं से भी देखा गया है। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अपने काफी चिंतन के द्वारा इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अन्य धातुओं के साथ में आप अपना सत्री सानच के से जो रूप बनता है उसे बना कैसे सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। आपका भी ध्यान इन अंशों की तरफ जरूर जाना चाहिए कि सत्री और सानच प्रत्यय विविध गण की धातुओं से कैसे लगते हैं, उनके क्या नियम है। वो नियम जब आप जान जाएंगे तो आपको सत्री सानच में कभी भी गलती होगी ही नहीं। तो यह आवश्यक है कि वो नियम पहले जान लिए जाए। अतः हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के साथ साथ आपका एक प्रयोग क्षेत्र का भी बहुत एक लंबा फील्ड तैयार कर रहे हैं। तो मित्रों, आप याद रखिए, जब भी आप प्रक्रिया संबंधी कहीं गलती करते हैं तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये सभी की सभी स्लाइडें भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए अब देखिए, करते हैं आरंभ, प्रक्रिया को बतलाना शुरू, और वो हम करते हैं वादिगण से ही। आप मैंने सबसे पहली वीडियो में जब आपको सत्री सानच पढ़ाया था तो थोड़ा कुछ बातें बताई थी, जैसे सत्री और सानच प्रत्यय आपके दोनों शित हैं, और ये दोनों प्रत्यय सित हैं तो निश्चित है सार्वधातुक संज्ञक होंगे, क्योंकि तिंग सित सार्वधातुक हम। तो इसके साथ साथ ये प्रत्यय आपके पित भिन्न भी हैं। तो पित भिन्न जो सार्वधातुक हैं नितवत हो जाते हैं। तो नितवत होने के कारण इनसे गुण वृद्धि का निषेध होता रहेगा। इनको मान करके यदि कोई गुण वृद्धि प्राप्त होगा उसका निषेध होता रहेगा, इस बात को जानिएगा। इनको मान करके यदि प्राप्त होगा, तब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ जगह गुण आदि करूंगा, कुछ जगह नहीं करूंगा। इनको मान करके मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यदि और कोई प्रत्यय के बीच में टपक पड़ता है तो उसको मान करके कदाचित धातु को गुण वृद्धि होंगे। और भी गुण वृद्धि का जो पूरा विवेचन है इन सभी धातुओं को लेकर के, मतलब सभी गण की जो धातु है इनको लेकर के, उसका उसके लिए हमने अलग से स्लाइड बनाया हुआ है, उसे हम वहां दिखा देंगे कई बार में। तो ये स्लाइड प्रस्तुत है कि विविध गणीय धातुओं से सत्री सानच प्रत्यय के परे रहने पर प्रमुख प्रमुख रूप क्या रहते हैं, वो हैं ये सभी के सभी, वो हमने बना रखे हैं। और ध्यान रखिए, अभी हमने इनको, ये जो रूप हैं, इनको सीधा सीधा प्रातिपदिक अवस्था में ही रख लिया है। जैसे हमने भवत लिखा है या भवन नहीं लिखा है, अदत लिखा है अदन नहीं लिखा, मतलब पुल्लिंग में नहीं ऐसा हमने लिखा। क्यों?
क्योंकि मैं पुल्लिंग में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को बताऊंगा। हालांकि सामान्य रूपेण बता चुका हूँ कि पुल्लिंग में भवन भवंतौ भवंता, ऐसे पठन पठनौ पठनता ऐसे बनते हैं, ठीक है। और यदि स्त्रीलिंग होगा तो इसकी भी सामान्य बात बताई थी, लेकिन इसके लिए मैं सोच रहा हूँ और ऐड करके कल के वीडियो में ये बात आपको बताऊंगा। और जो एदमानः दुहानः ददाना, ये जो रूप बन रहे हैं पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में क्या स्थिति रहती है, तो बड़ी सरल है। पुल्लिंग है तो रामवत चलाइए, नपुंसकलिंग है तो ज्ञानवत चलाइएगा। और यदि ये स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हो तो इनसे टाप कर लेना, एधमाना दुहाना ददाना, तब अलग स्थिति है इनकी, तो तब वो रमावत चलेंगे। तो रूपों पर जो कैसे बात होगी वो मैं इसके लिए अलग से भी बताऊंगा, ये आपको सामान्य रूपेण अभी से बता दिया और पहले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी इसकी। आइए प्रारंभ करते हैं। भू धातु है, और अब मैंने एक बात और बताई थी, इसे सदैव याद रखें, और पिछले वाले जो पहला वीडियो था सत्री साइंस का, उसमें भी मैंने बताई है कि परस्मैपदी धातुओं से सत्री होगा, आत्मनेपदी धातुओं से सानच होगा, उभयपदी धातुओं से दोनों होंगे। इस बात को सदैव याद रखना सत्री सानच के विषय में। जो यह नहीं जानता है सत्री सानच के विषय में, वह समझ लीजिए कि वो रूप यहाँ इन सत्री सानच का प्रयोग कर नहीं पाएगा। तो चलिए, भू धातु से सब किया, सत्री सत्री किया और सब कर लिया, और आपका सत्री है आपका सार्वधातुक संज्ञक, लेकिन वो पितभिन्न सार्वधातुक है, था उसको मितवत अतिदेश है। सप आपका पित सार्वधातुक है, तो ठीक ठाक है सब। अतः इस जो भू धातु है इसको सार्वधातुक निमित्तक गुण भी हो जाएगा, हालांकि सबका अ बचता है, सत्री का अत बचता है। भू भू के उकार को गुण होकर के ओ हो जाएगा, तो भो अत। और ये जो आपको इधर अकार और इधर जो अकार दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो गुण से आप पर रूप करके भवत बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ की प्रक्रिया है, भवत बनेगा। इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। हालांकि आप जान चुके हो सामान्य रूपेण, लेकिन इन बातों को भी हम बाद में समझेंगे। भवत बन चुका, पुल्लिंग में भवन बनेगा, स्त्रीलिंग में भवंती बनेगा, भवंती ऐसा दीर्घ, और नपुंसकलिंग में भवत ऐसा ही का ऐसा रहेगा, ठीक है। साधारण रूप में बता दिया, और प्रमुख रूप में आपको पूरी धातु रूप माला भी दिखा देंगे, इनके रूप कैसे चलाने हैं, प्लस उनका प्रयोग कैसे करना है, इन सबका ये भी आपको इसमें अवश्य बताया जाएगा। तो अब आगे बढ़े, भवत बना लिए, ठीक है। अब आइए एध धातु से करके देखते हैं। एध सप सानच, एध धातु आपने पदी था, केवल आप सानच कर पाएंगे। सप वगैरह जो धातुओं के विकर्ण हैं मित्रों, इन प्रत्ययों के परे रहते यथावत होते रहते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि अभी आप इन प्रत्ययों को कर्तरी कर रहे हो, कर्ता अर्थ में, क्योंकि ध्यान रखिए लट के स्थान पर सत्री प्रत्यय करते हो, और लट किस अर्थ में लाया आपने, तो सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में आता है, ठीक है। तो धातु आपकी सकर्मक है और अकर्मक हो, दोनों तरीके की हो, कर्ता में तो हर किसी में आएगा। अतः ये सभी आप कर्तरी प्रत्यय देख रहे हो मित्रों। कर्मणि प्रत्यय को भी मैं आज बताना चाहता था, लेकिन मैं सोचा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कर्मणि प्रत्यय को फिर कल बता देंगे। पहले आज की पूरी सामग्री पढ़ लीजिए कितना कितना है, ठीक है सत्यम जी, सुनते रहिएगा। जी गुरु। जी जी, चलो। तो अब सानच प्रत्यय में देखिए, एद धातु को, क्योंकि धातु आत्मनेपदी है, सब होगा एद सब सानच, और एद अ, और सानच का अन बचता है आन। और मैंने आपको नियम बता रखा है आने मुख। यदि धातु में इधर जहां सप हुआ है तो वहां आकार पूर्व में रहेगा ही रहेगा, और जब आकार पूर्व में रहेगा, यदंतंग पूर्व में मिल जा रहा है, तो आने मुख से मुखागम करना ना भूलिएगा। आने मुख आप पढ़ ही चुके हैं ये वीडियो में। तो एधमान ऐसा रूप बनेगा। ये केवल केवल मैं प्रातिपदिक बना रहा हूं मित्रों, और इनसे सुबंत से, सुबंत जब ये बन के रूप कैसे चलते हैं हम चर्चा वो बाद में करेंगे। इसके बाद है अदादिगण में आ जाइए, तो भ्वादिगण में यही नियम रहेगा, आप समझ गए ना। इसी इसी तरीके से हर धातु को बना लेना है, पूरी लिस्ट है उसे हम आपको दिखा देंगे, और तदनुसार आप रूप बना। अदादिगण में भी ध्यान रखें, अदादिगण का विकर्ण पहले समझिए। अदादिगण में होता है सबका लुक, तो सबका लुक होने के कारण यहाँ यह होता है
कि इधर तो कोई दिक्कत नहीं है जब आप परस्मैपदी बनाओ, जैसे अध धातु अधभक्षण आपकी परस्मैपदी, सबका लुक करना ध्यान रखिए, तो अध सब, सबका लुक और सत्री, तो ये बन गया अध अत्री, अत्री नहीं अध अध, उसका यत बचेगा अध अत, और रंग सम्मेलन कर दिया अदत। ये बनाने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, और न सानच वाला बनाने में दिक्कत नहीं। दुह धातु, वैसे दुह प्रपूर्ण धातु उभयपदी धातु है, आप इसे सत्री भी कर सकते हो, सानच भी कर सकते हो, मैंने इसे सानच करके बताया है। तो दुह तप सानच, सानच का क्या बचता है आन, आन पूरा दंत है, ध्यान रखना है, और सबका लुक होने के बाद दुह आन। अब यहाँ पर मुगागम बिल्कुल नहीं करना है, क्यों, अदादिगम की धातु है, आकार पूर्व में हो ही नहीं सकता सप का, तो मुकागम नहीं होगा, सीधा वर्ण सम्मेलन करके बना लेना है, दुहान, ऐसा का रूप बनेगा, दुहान, ऐसा बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़े। एक बात और याद रखनी है गुण को लेकर के, फिर एक बार भू धातु में तो गुण कर लिया था, ओ को अब तो भवत बना दिया, यहाँ पर आप तुगंत लघु पदस्य वाला भी गुण कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कारण यह है कि यहाँ पर ये आन जो स्थानच प्रत्यय है, तो पितभिन्न सार्वधातु नितवत है, तो तन निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि कुछ भी हो नहीं सकता, अतः आप यहाँ पर पूरे अदादिगण की धातुओं में कहीं पर भी ये कर नहीं पाएंगे। और मैं पहले कह चुका हूं कि गुण विषयक जो भी नियम है या वृद्धि विषयक, मैंने आगे अलग स्लाइड में बता दिया है, छोटा सा नियम है, आप याद रखेंगे, संपूर्ण गण की धातुओं को मस्तिष्क में रख करके आप ये समझेंगे तो रूप सब आराम से बन जाएंगे। तो ये स्थिति आप अदादिगण में समझना, मतलब आपको प्रक्रिया क्लियर होती हो चल रही होगी सबकी। अब आइए जुहोत्यादिगणी धातुओं में क्या होता है। जुहोत्यादिगण में आप ध्यान रखें सबको होता है स्लू, और स्लू के परे रहते, मतलब स्लू, सबका स्लू, स्लू का मतलब है एक तरीके से उसका लोप हो जाना, एक विशेष संज्ञा है, लेकिन स्लू के परे रहते धातु को द्वित्व करना ना भूलिएगा, आप वहां धातु को द्वित्व करते हो, जब भी तिगम प्रक्रिया में आपने पढ़ा था वहां। तो जब आपने इसे किया द्वित्व, तो हु उदाहरण देने वहां की सबसे पहली धातु है, हमने वही ली है, तो देखिए हु सप सत्री, सबका करेंगे आप स्लू, स्लू कर दिया, धातु को द्वित्व हो चुका है, हु अत बचेगा, और अभ्यास आदि कार्य आप जानते ही हो, कोहस्चु वगैरह, तो जू हु अत, और जू हु अत गुण यहाँ पे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखें सत्री सानस प्रत्यय साक्षात मिल रहे हैं पर, तो यहाँ पे भी गुण नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप जू हु अत, और यहाँ पर कर देंगे यह। ठीक है, तो रूप बन जाएगा आपका जुहुवत, ये सत्री में बनेगा, और इससे सानच नहीं होगा क्यों, धातु प्रथम है। आप ये कभी मत समझ लेना कि जिस धातु से सत्री कर रहे हो ये चलो अब इससे सानच सानच भी करके देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे किता करते हैं तो चलो कितवतु भी इसमें भी इसका क्या बनेगा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ की स्थिति हम पहले क्लियर कर चुके हैं, परस्मैपदी धातु तो सत्री होगा उनकी, आत्मनेपदी है तो सानच होगा। ऐसे दूसरी धातु ऐसी है दुदाय दाने, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो दुदाय जो है इत है। ठीक है, तो इत होने से स्वरित कर्तव्य क्रियाफल, इस नियम के अनुसार ये उभयपदी है। ठीक है, तो जब इसे आप सानच करेंगे आत्मनेपदी समझ करके, तब की ये प्रक्रिया है। तो धातु को द्वित्व होना है प्रत्येक ज्योत्यादिगणी धातु को, तो दा दा सबका शुरू हो चुका है, अतः ये द्वित्व हुआ है। सानच, सानच का बचेगा आन, तो द दा आन, और देखिए अभ्यास की प्रक्रिया पूरी जानते हो, ऐसे ह्रस्व अभ्यास के इसको ह्रस्व होना, तो ये जो वाला दा वाला पहला आ है ये ह्रस्व इसीलिए हो गया है, वो वाले नियम को मत भूल जाना। ठीक है, हाँ हम केवल थोड़ी सी प्रक्रिया स्मरणार्थ इनको बनाए हैं, बाकी आपको वो पुरानी प्रक्रिया सब स्मरण रखनी है। जैसे अभ्यास चर्च कहाँ लगाना है, पोस्टू कहाँ लगाना है, ये तो जो इत्यादि गणित धातु में भी याद रखना होता है। फिर है आपका द दा आन, और आप यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ करके बना लीजिएगा ददान। ठीक है, ये स्थिति बन जाएगी, और ये सब प्रातिपदिक बन रहे हैं मित्रों, ध्यान रखिए, अभी हमने सुबंत नहीं बनाया है, इनका सुबंत हम उसके लिए अलग से बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो ज्योत्यादिगणी धातु हो गई। हाँ, हालांकि आप इससे यदि सत्री प्रत्यय करोगे दा धातु पे, दा धातु से, तो उसका ददत, ददत बनेगा, ददत। ठीक है। हम्म। और पुल्लिंग में ददन बनेगा, ये याद रखिए। स्त्रीलिंग में द्रति बनेगा, ये आगे बताएंगे या। आइए अब विवादी गण में, मुझे यहाँ पर वैसे इस आत्मनेपदी की बजाय इस धातु के विषय में उभय पद ऐसा लिखना चाहिए था, मैं आगे से चेंज करूंगा निश्चित। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे द्विवादी गणी कोई धातु है और उससे आपको करना है क्या, सत्री सानस, मतलब ये सत्संज्ञक प्रत्यय करना है। जैसे सबसे पहली धातु लेते हैं देवधातु। देवधातु 11 अर्थों में आती है सत्यम जी, तो इससे हमने सत्री प्रत्यय किया और स्यन भी किया, क्योंकि उस धातु का विकरण भी आपको करना है। उसके बाद देव स्यन सत्री, सत्री का बचेगा अत, दिव य अत। और यहाँ पर मित्र एक सूत्र है हलीचा, मैंने शायद वो लिख नहीं पाया है, उसे उससे दीर्घ हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र पहले तिरुम प्रकरण में आ चुके हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया को देख लीजिएगा, हलीचा के द्वारा दीर्घ है, तो ये रूप बन जाएगा आपका दीव्यत। ये वांत धातु थी मित्रों, रेप वांत धातु की उपधाभूत जो एक है उसको दीर्घ हो जाता है, हल्के परे रहते हैं, अतः दीर्घ हुआ। यदि कोई धातु रेफांत या वांत नहीं होगी तब तब मत हलीचा लगाइएगा। ऐसे नियमों का थोड़ा बहुत याद रखना। तो ये बन गया दीव्यत। चलिए अब पद की धातु आत्मनेपदी है। जैसे मैंने ये वहां की धातु ली है युद्ध संप्रहारे, ये धातु आत्मनेपदी है अनुदात्त होने के कारण। तो युद्ध स्यन सानच, और इसका बचेगा आन, तो युद्ध, और स्यन का बचाना है या, तो युद्ध य आन। अब ध्यान रखिएगा स्यन प्रत्यय आपका कैसा है, इसमें य में अकार रहता है, तो जहां अकार रहेगा सानिस प्रत्यय के परे रहती, आने मुख उन्हें लगाना ना भूलिएगा। तो आने मुख लगा लेंगे आप, वो मतलब मुगागम कर लेंगे। तो युद्धमान बना ले, वर्ण सम्मिलन कर दी युद्धमान। ठीक है। दुर्गा सप्तशती में इसका प्रयोग है सत्यम जी, युद्धमाना रणिम्बिका के, युद्ध करती हुई रण में वो अंबिका जी, ऐसे वहां पर वर्णन आता है। युद्धमाना क्यों बन गया, अंबिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो युद्धमाना रणिम्बिका ये बनेगा। ठीक है जी। तो ये स्थिति रहेगी युद्धमान की। चलिए अब और धातु को देखें, आगे है आपकी स्वादिगणी धातु। स्वादिगण का विकरण है स्नु। स्वादिगण में उभयपदी धातुएं ज्यादा हैं, तो हमने एक उभयपदी इधर ले ली, एक एक दूसरी ले ली, कि इससे दो अलग अलग उदाहरण हो जाए। वैसे आप इस किसी भी एक पदी, एक उभयपदी धातु से सत्रिय सानस करके बना सकते थे। तो चलिए सु धातु है, मैंने सबसे पहली धातु ली है शून्य अभिशवे, इससे हो जाएगा सत्री। और स्वादिगण की धातु तो स्नु करना होगा बीच में विकर्ण, तो सु स्नु सत्री, सत्री का बचेगा अत, स्नु का बचता है नु, तो सु नु अत, यह स्थिति रहेगी। और भैया यहाँ पर आपको सुनो सार्वधातु के सूत्र के द्वारा क्या कर लेना है, यण कर लेना है। ठीक है। तो यण कर लेंगे तो रूप बन जाएगा आपका सुनुवत सुनवत। ठीक है। ये स्थिति है। त्रिकोणीय से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर उबंग की प्राप्ति है, इसलिए याद रखना है। इसलिए पुष्णवो सार्वधातु के अलग से बनाया गया है। ये हम पहले भी प्रक्रिया में स्पष्ट कर चुके हैं, हमने सुनवो सार्वधातु के सूत्र पढ़ाया। उसके बाद जैसे सुनवत, तो इसका यहाँ बन गया। ठीक है। और यदि आप बनाएंगे इसका सानच में तो कैसे बनेगा, वो इसकी तरह बनेगा। आगे बना रहे जैसे जैसे वैश्वी गण की धातु एक ची चयने बहुत ही प्रसिद्ध है, चिनोती वगैरह इसके आपने रूप भी बनाए हैं। तो अ, ची स्नु सानच, सानच का बचेगा आन, ची स्नु आन। मित्रों स्नु प्रत्यय में ऊ है, अ नहीं है इधर, तो फिर आप आने मुख नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इधर कहीं भी आकार रहता है तभी आने मुख लगता है। तो यहाँ पर ची स्नु आन और स्नु सार्वधातु से पुनः यण करके चिन्हवान, तो ची धातु से चिन्हवान, सुई धातु से रहेगी तो सुनवान। और जैसे ची का चिन्हवान बनाया, यदि इसे सत्री करोगे तो धातु है पदी, सत्री भी हो सकता है।
तो इसका बनेगा चिन्हवत। ठीक है, चिन्हवत रूप बनेगा, मतलब तात्पर्य सिद्ध होगा। और वैसे चिन्हवन, सुनवन, ये पुल्लिंग के रूप रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुदादी गण की धातु की। तुदादी गण की धातु में भी प्राय बहुपदी धातु हैं, तो हमने एक तुद व्यथन ही ले लिया, दोनों उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं कि तुद धातु है, इसका विकरण क्या रहता है, तो तुदादिभ्य श, इन सूत्रों को याद रख लीजिएगा सबको। स्वादिभ्य स्नु, दिवादिभ्य स्यन, ऐसे सबका एक एक सूत्र है ना, उसे कंठस्थ रखिएगा। तो यह स्थिति हो जाएगी स प्रत्यय करके तुद श सत्री, स विकरण है याद रखिए, सत्री का बचेगा अद और स का बचता है अब, तो तुद अत और हम सम्मिलन करके तुदत, पुल्लिंग में तुदन। ठीक है, स्त्रीलिंग में तुदती और नपुंसकलिंग में तुदत, यही का यही रहेगा। ये मैंने सिर्फ एक वचन के ही रूप बनाए हैं, संपूर्ण के कैसे चलेंगे उसके लिए हम आपको लिस्ट दिखा देंगे बाद में, पहले ही बता ही चुके। और उभयपदी धातु है ये, तो यदि इससे हम सानच करेंगे तो तुद सानच, सानच का बचता है आन, तुद अ आन, और लेकिन आने मुख लगा पाएंगे हम यहाँ पर क्योंकि स का बचता है अ, तो अ पूर्व में रहेगा तो आने मुख से मुगागम कर देंगे। मुगागम ये इसको होता है धातु को, उसका अंतर्व्यय बनेगा, तो रूप बन जाएगा तुदमान, ये रूप बनेगा। ठीक है, ये आपका तुदादी गण तक की बात हो गई। अब आगे बढ़ लें। आइए अब आगे की कुछ और बातें समझिए। अग्रिम स्लाइड में अब हमने सभी प्रस्तुत की हैं, अब यहाँ से आगे के गणों की स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ से आगे की बातें, गुस्सा हो गया शायद, चलो दोबारा से प्रयास करते। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है ना? अब पर पॉइंटर भागा हुआ है, आजा आजा, कहाँ है? गुस्सा हो ही गया है, मानेगा नहीं। रुक जाओ भैया, इसकी थोड़ा गुस्सा कम कर दें। स्टॉप शेयर। डिवाइस भी जब गुस्सा हो जाता है ना तो इसको समझ में नहीं आता क्या करें। गलती आदमी से नहीं होती, भगवान से भी होती है। डिवाइस की चीज क्या है, ये भी अपनी प्रोग्रामिंग भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है आगे। चलिए भैया, अब हम बात कर लेते हैं रुधादिगण की। रुधादिगण में स्थिति ये रहती है कि यहाँ पर भी ज्यादातर उभयपदी धातु में है, पर जो परस्मैपदी हूं से सत्री करना, आत्मनेपदी हूं से सानसी करना, इसे हमको तो बराबर याद रखना। तो हमने एक उभयपदी धातु रुध ले ली है। रुधिर सबसे पहली धातु है, रुधिर आवरणी। और यहाँ पर आपको करना होता है रुदादिभ्य स्नम। स्नम प्रत्यय की तो स्थिति समझ लीजिए, एक मित प्रत्यय है। जब भी आपको मैंने रुदादिगण पढ़ाया था वहां पर ही बताया था कि मिथुन त्याग पर सूत्रधारे अंत से परे बैठता है। तो लगभग आप ये समझ लीजिए इसकी जो स्थिति बनती है वो धातु के बीच में बन जाती है। ठीक है, कौन अंत से परे बैठेगा, तो ऐसे रू ध ऐसी धातु है। अब रू के ऊ और धा के बीच में घुस गया, क्योंकि इसको तो अंत से परे बैठना है, और जहाँ एक ही एच हो तो ये उसी को अंत समझा जाएगा ना। हाँ, तो ये उसी में बैठ जाएगा। तो फिर रुध सनम धा सत्री, ये स्थिति होगी। सनम का बचेगा क्या, न। ठीक है मित्रों, सनम का जो न बचता है वो पूरा बचता है, लेकिन एक सूत्र है सनसोरल्लोपा, इस सूत्र के द्वारा उस ना के आ का भी लोप हो जाता है, अतः उसे भी हमें अलंत लिखना पड़ा यहाँ। तो रू न ध अत, और बड़ा वर्ण सम्मिलन करेंगे यहाँ की हर धातु में, ये प्रक्रिया करके है ना, सनसोरल्लोपा को लगा करके ये प्रक्रिया करेंगे तो रुंधत। ठीक है, और पुल्लिंग में रुंधन बनेगा। ठीक है, हाँ। अब आगे
एक हमने उपपदी धातु में से एक और ली, जैसे भेद धातु। तो भेद धातु से सनम किया और सनम का बचेगा ना, ना अदंत बचता है, मैं फिर पैरी कह रहा हूँ। लेकिन सनसोर लोप आप लगा लीजिएगा यहाँ, आप यहाँ मुक्त नहीं कर पाएंगे आने मुख से, क्योंकि इधर धातु के अंत में जो द है उधर कोई आकार वगैरह अकार वगैरह की स्थिति नहीं, तो नहीं होगा, तो रूप बनेगा यहाँ पर भिन्दान। और जो रुद्र धातु रहती है ना, तो उसका क्या बनेगा, बनता रुंधान। इसकी भिद का क्या बना, भिन्दान। और भिद धातु का यदि आप करेंगे सत्री, क्योंकि धातु है पदी है, तब उसका बनेगा, बनेगा, आप बता सकते हैं ना, भिन्दत। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा रुका कि आप भी थोड़ा दिमाग पर जोर डाले रहिएगा, क्योंकि जब हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो हमारा दिमाग तीव्र होता है। जैसे यदि आपकी कुल्हाड़ी लकड़ी काटना बंद कर दे, आपके पास भी मानो कुल्हाड़ी है, लकड़ी काटना बंद कर दे, यदि आप एक किसान हो, आपके पास एक दरांती है, हंसिया है, उन औजारों का प्रयोग न करो तो उनमें जंग लगने लगती है। यदि हम बुद्धि का बहुत उपयोग न करेंगे तो उसमें भी जंग लग जाती है। हमारे मन से पैनी करते रहे समय समय पर शास्त्र के अभ्यास के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रुधादिगण की स्थिति रही। और मित्रों, तनादिगण की धातुओं में आपको याद रखनी है ये प्रक्रिया। तनादिगण में प्राय उभयपदी धातु है। हमने एक उभयपदी धातु ली है सबसे पहली, जो कि क्या है, तनु विस्तारे, और एक दूसरी धातु ली डुक्रिय करणे। दोनों ही उभयपदी हैं, आप उसे सत्री भी कर सकते थे, सानस कर सकते। मैंने एक से सत्री किया, दूसरी से सानस करके बता दिया, और बाकी दिमाग आप लड़ा लेना कि उसका भी सत्री में क्या बनेगा और इसका सानस में क्या बनेगा, इतना दिमाग आप लड़ा लेना। तो चलिए, तन धातु है यहाँ पर, यहाँ का विकर्ण है तनादिव्य क्रिया, उ विकर्ण होता है। तो उ किया, तन उ सत्री, सत्री का बचेगा अत, तन उ अत। और भैया यहाँ पर ये इस उकार को, भैया ये उकार आपको जो दिखाई दे रहा है ना इधर, इस उकार को तो आपने यण कर देना है, तो ये तो बन जाएगा तन्वत। और ये सूत्र लिखा है ना, ये अतुत्सार धातु के, ये वस्तुतः क्री धातु के लिए है, ये बीच में लिख गया है, लेकिन इसे आप इसका हिस्सा समझना भैया, क्री धातु के लिए। क्री धातु में स्थिति क्या बनती है, आपने डुक्री करने धातु पढ़ी थी, तब भी वहां पर अतुत्सार धातु के सूत्र को पढ़ा था। वहां की स्थिति ये है कि डुक्री करने का एक क्री है कि ऊ और सानच प्रत्यय किया, तो क्री ऊ सानच, सानच का बचेगा आन। लेकिन क्री के रिकार को पहले कर दिएंगे आप गुण, रिकार को गुण कर देंगे, तो स्थिति हो जाएगी कर ऊ सान। और जो अकार अब आ गया गुण करने के बाद क्री धातु में, उसके बाद मैंने प्रक्रिया लिखी है अतुत सार्वधातु के। अत उत, अत मतलब जो अकार को उकार हो जाता है, जबकि सार्वधातु प्रत्यय परे हो। अब जो ये सार्वधातु प्रत्यय परे है, ये है सानच, तो इधर हो जाएगा उसे उकार, अतुत सार्वधातु। जैसे अकार को उकार हो गया तो कुर बन गया, तो कुर उ आन, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कुर्वाणा, और नकार को नकार हो जाता है तो कुर्वाण, कुर्वाण इति पुल्लिंगे, कुर्वाणा इति स्त्रीलिंगे, और कुर्वाणम इति नपुंसक लिंगे। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, जब हम इसे सत्री करेंगे तब क्या होगा, तो उसका बनेगा कुर्वन। ठीक है, क्या बनेगा, कुर्वत बनेगा, वस्तुतः मैंने पुल्लिंग का रूप बोल दिया, वो कुर्वत, उसका बनेगा कुर्वन। ठीक है, और उधर बनेगा कुर्वती, और नपुंसक लिंग में वही कुर्वत रहेगा। जैसे ही तनु धातु का तनवत इधर बनाए हो, इधर आप उसका बनाना, तो तनवाना, ये स्थिति रहेगी। अब ये नकार वही होता है जहां पर अटकु पानु विवाह इत्यादि जो नियम आप जानते हो नकार के, वहीं पर होगी प्रवृत्ति। तो ये तनादि गणी धातुओं से हो गया मित्रों। अब आइए क्रियादि गण में क्या स्थिति रहती है वहां का समझिए। मित्रों, क्रियादि गण में जो स्थिति है वो ये है कि क्रियादि गण में प्राय उभयपदी धातु है, तो मैंने एक उभयपदी धातु इधर ले ली, एक उभयपदी धातु इधर ले ली अलग अलग, और एक से सत्री कर लिया, एक से सानस कर लिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया। ये है कि क्री धातु से आपने सानस वो स्ना प्रत्यय किया, और सत्री, सत्री के परे रहते क्या होगा स्ना, तो क्री सत्री क्री स्ना,
स्ना का बचता है क्या? स्ना का बचता है ना, बचता है वैसे तो ना पूरा, है ना, आप ये जाने थे, लेकिन एक सूत्र है स्नाभ्यस्तयोरातः, इस सूत्र से आकार का लोप कर दिया जाता है, तो ये लोप कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी क्री न अत, और वर्ण सम्मेलन एक कृते और नकार नकार कृते क्रीणत इति रूपम। ठीक है, नकार को नकार वही अटकुपांग विवाह वाले नियम से ही हो जाएगा, तो क्रीणत ये रूप बनेगा। और यदि आप पुल्लिंग बनाना चाहते हैं तो क्रीड़न आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब अग्रिम धातु है, इसमें ग्रह उपादाने है, ये धातु पदी है, तो इससे स्ना किए सानच हुआ, और स्ना का बचेगा ना ऐसा, लेकिन यहाँ पर भी स्ना भेजते और आता लग जाएगा। तो गृह, देखो ग्रह जो था उसको गृह मतलब संप्रसारण इत्यादि कार्य भी आपको करने हैं, तो यहाँ ये हो जाते हैं। हालांकि और यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं संप्रसारण के अलावा, उनका भी हम कल के वीडियो में जिक्र करेंगे। आज तो हम सभी गणों से क्या विकर्ण होने पर कैसी प्रक्रिया होती है और रूप क्या बनेगा आपके माइंड में बैठ जाए तो आप रूप बना लोगे आराम से। ठीक है, आपको रूप भूल सकता है, प्रक्रिया नहीं भूल सकती है, अतः प्रक्रिया को हम विशेष फोकस करके आपको बता रहे हैं। तो ग्रह स्नासानच, स्ना का बचेगा ना, लेकिन आकार का रूप स्नाभिस्त राता से हो जाएगा, तो और रा को भी संप्रसारण हो जाएगा री, तो ग्रही ज्या वही व्यधि इसी सूत्र से होगा भैया। ठीक है, संप्रसारण तो गृह न आन, और आप यहाँ ये नीचा सूत्र लिख भी दिया भैया ग्रही ज्या। ठीक है, हाँ थोड़ा इंगित करना जरूरी है ना, तो बन जाएगा क्या, वर्ण सम्मिलन करिए और इस नकार को नकार जरूर कर देना, क्योंकि री को भैया रा का भाई समझना। ठीक है, तो गृहणान, गृहणान ये रूप बनेगा, वर्ण सम्मेलन करके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अपने अंतर्मन से ही, तो गृहणान ना तो इस वाले ना को ना होगा, उसको नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ उसके लिए वहां तक नहीं हो पाएगा क्योंकि सूत्र घटित नहीं होगा, अटकुपान होंगे भाई। चलिए, ये आपकी ग्रादी गण तक रही बात। अब आइए णिच, णिच जो है एक तो चुरादी गण में भी होता है और निजंत में भी होता है। मैंने देखा कि प्रक्रिया में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है, तो एक ही साथ रख दिया। हालांकि उदाहरण में आपको इधर ये धातु में दे दी है, लेकिन एक वो धातु भी रहती है तो उनके भी उदाहरण ऐसे के ऐसे रहेंगे। और भैया हाँ, यदि वह पदी धातु, एक बात तो छूटेगी ना इसकी, यदि इससे आप सत्री करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे आपने सत्री किया तो इसका बनेगा क्या, गृहणन, गृहणन ये रूप बनेगा इस धातु का। और इससे यदि आप सानच किए तो इसका रूप क्या बनेगा, क्योंकि भी वो पदी है, तो इसका बनेगा क्रीनान है, ये स्थिति हो जाएगी, तो इसका बना लेना क्रीनाण। ठीक है, क्रीनाण, क्रीणाणा तो करना पड़ेगा ऐसे क्योंकि धातु में रेफ है, तो क्रीणाना जैसे गृहणाना, ऐसे इसका क्रीणान ऐसा रूप बना लेना। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम चौरादिगण की बात कर रहे हैं और निजंत प्रक्रिया की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ निच भी होता है और सप भी होता है। तो ठीक है, चोर धातु से ऋणिच किया, वह पदी धातु है, तो पहले एक रूप बना लेंगे। तो चोर ऋणिच, सप होगा, सत्री होगा, सप का अवस्था है, तो चोरी अत। और यहाँ पर धातु को आप कर लेंगे गुण, चोरे अत, और ये दो आ हो गए ना, अतोगुणे लगा दीजिएगा, जिंदाबाद है वो। तो फिर चोरयत यह रूप बन जाएगा आपका, क्या बनेगा भैया, चोरयत। और यदि और भैया यदि आप सानच करते हो, मैंने एक दूसरी धातु दी है तो वह पदी, हालांकि आप इस वाली से भी कर सकते थे चोर से, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे कि उसका रूप बनेगा क्या, पहले इसको समझ लो वह पदी के में बनेंगे क्या। तो गण धातु है, गण संख्या ने है, ये चौराधिकरण में पढ़ी गई है। तो गण निच सप और सानच, गणी आपने निच कर लिया तो गणी अ कर लिया, तो आने मुख भी लगाना पड़ेगा,
तो आने मुख का माँ दिखाई दे रहा है आपको, माँ आन, और ये जो आ है वो सबका आ है। धातु को गुण कर लेना एकार और अयादेश कर लेना, तो बन जाएगा गणयमान। तो क्या बनेगा? गणयमान न। ऐसे ही यदि ये चोर धातु रहती उस जगह तो इसका क्या बनता? चोरय, चोरय मान। ठीक है, चोरय, तो यहाँ तो नाकुणा हो जाएगा, चोरय माणा ये बन जाएगा, है ना। वो वट को पर्ण भी घटेगा पूरा। ये तो चौरादिगण की धातु है। मैं यहाँ लिखना चाहता था कुछ, मैं सोचा कि लाओ ऋजंत की जो धातु है उनके भी लिख दूं, लेकिन उनके आप रूप आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पठ धातु से पाठी बना लिया, पाठी धातु से आपने यत कर दिया, तो पाठयत बनेगा। जैसे यहाँ पाठयति पाठयता पाठयति चलाते हो ना, तो उसका बनेगा यहाँ पाठयत। पुल्लिंग मतलब ये प्राथमिक बनेगा। उधर यदि पुल्लिंग बनाना चाहोगे तो पाठयन बनेगा, है। हाँ, और भैया यदि आप उससे करोगे सानच, तो रूप बनेगा, क्या बनेगा? पाठ। ये कार्य को अय आदेश कर देना, पाठय, पाठ्यमान। हाँ, पाठ्यमान, ये भी ये बनेगा। मित्रों यहाँ पर जो सप हुआ है, ठीक है, चोरे सप्ती में, तो इधर तो ठीक है। एक है तो गण धातु अदंत भी है, ठीक है। तो पाठ्यमान यह बनता है। अकार का क्या होता है वो एक बार प्रक्रिया में सानस की में देखना पड़ेगा, लोप वगैरह की क्या स्थिति है, उसे देखते हैं एक बार कि जो इन धातुओं से क्या होगा। तो कि ऋजंत की धातु का यदि बनाएंगे तो ऋजंत प्रक्रिया की, क्योंकि ये धातु तो अदंत थी गण धातु, इसका तो गणयमान बन जाएगा। ठीक है, चलो आइए अब आगे की बात करते हैं। अब सन्नंत प्रक्रिया, अब मैं जो आगे की जो प्रक्रिया के सत्री सानस बता रहा हूँ उनका प्रयोग कम होता है, लेकिन ये प्रक्रिया को लेकर के ध्यान में रख लेना चाहिए कि बनता क्या है। जैसे सन्नंत में आप ये बात जानते हो कि यदि जो धातु परस्मैपदी होती है मूल रूप से, सन्नंत में उसे परस्मैपदी मान करके रूप चलते हैं। यदि कोई धातु मूल रूप से आत्मनेपदी है तो उसे आत्मनेपदी मान करके काम करेंगे। अब जैसे ये धातु पठ धातु परस्मैपदी है तो हम इसे सत्री लाएंगे, पक्का है। यदि ये धातु तो आपकी आत्मनेपदी है तो इससे हम सानस लाएंगे। ठीक है, तो ये तब क्या प्रक्रिया होगी समझ लीजिए। पठ धातु से सन और सत्री, सन के परे रहते धातु उदित होता है सन्यंगो हो। आपको यदि सन्नंत की प्रक्रिया क्या कैसे होती है नहीं जानते हो, हमारे वीडियो को देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सन के परे रहते इसकी क्या प्रक्रिया है मुख्य रूप से बताया गया, लेकिन वहां की प्रक्रिया भी आपको सहायता देगी। तो पठ सन सत्री धातु को उदित होता है और सन, और यहाँ सप भी होता है, याद रखिए। एक अलग बात है कि जो सप का जो आकार है वो तुगणी से पररूप होकर के अत में ही विलीन हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पठ से बना लेना, क्या पूरी प्रक्रिया कर लेना, पे पठिस बना लेना, दीर्घो लघो इत्त वगैरह करके, मतलब इत्त तो सन्यता वगैरह लगा लेना, दीर्घो लघो से तो प्राप्ति नहीं है, सन्यता से इत्त कर लेना, धातु को पे पठिस ऐसा बना ले। और अत है तो बस आप यहाँ पर वही अतुगुणी लगा करके पुनः द्वितीय क्षेत्र है तो पे पठिषत ऐसा बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा पे पठिषत। और पुल्लिंग बनाना है तो पे पठिशन, उन बातों को भी याद रखिए। अब ऐसे यदि सानच होगा तो एध से सन किया और सानच कर दिया, मतलब पहले सानच किया फिर सन कर दिया, कहने का मतलब है। और अब यह धातु को दित्व करना है, तो धिश धिश को मतलब धिश धिश को दित्व करेंगे इत्तु इत्तु होने के बाद, तो कहने का मतलब वो धी धी दित्व होगा इस तरीके से। तो ए धी धी श अत, अजादिर द्वितीय से कोई किया जाता है द्वित्व, और यहाँ पर सन्यता करके इत्व हो गया है वो। तो चलो ए धी धी, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी ए धी धी सा आता, तो गुणे से सबका आकार इधर रहता है, तो उसका पर रूप वगैरह कर लीजिएगा। तो इधर रूप बना लेना आप, ए दी धेशा अ अत, और ये मुख का माँ है तो ए धी धिश, आपके ये मूल ये धातु बनेंगे, मुख का माँ जोड़ करके ए धी धिश माणा, ये रूप बन जाएगा, है। ये होगा रूप ए धी धिश माण।
अब आइए थोड़ा यंगंत की बात कर लें। यंगंत में स्थिति ये है कि यंगंत मतलब यंग जो प्रत्यय वो नियत है, अतः यहाँ धातुओं से आत्मनेपदी होगा हमेशा। आत्मनेपदी होगा तो कहने का मतलब है जो भी यंगंत धातु है उनसे केवल आप केवल कर पाएंगे सानच, सत्री नहीं होगा उन धातुओं से कभी भी। तो स्थिति ये होगी भूय सानच, वो भूय और ये सबका आ है, और ये मुख का माँ और सानच, और इन दोनों आकारों में तो उन्हें से प्ररूप कर दीजिएगा, या के आम है और इसमें रूप बना लेगा, वो भूय माना, ये रूप बन जाएगा। और एक और धातु और ले ली हमने इसी गण की, मतलब इसी यंगन तक बना करके, तो दीप या सानस, सानस का बनेगा आन, और दीप धातु को आप कर लेंगे द्वित्व इत्यादि, तो दे दीप्य बन जाएगी ये धातु, दे दीप्य मान, मुख का है यानी मुख से कर लिया तो दे दीप्य मान, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये दे दीप्य मान तो बड़ा प्रयोग होता है, तो हमने इसको रखा। ठीक है, तो ये दे दीप्य मान है, दे दीप्य मान पुल्लिंग बनेगा, दे दीप्य माना स्त्रीलिंग बन जाएगा, और दे दीप्य माना नपुंसकलिंग बन जाएगा। ये आपके, अब हमने सोचा यंगंत भी आपको लगे हाथों बता देते हैं। तो यंगंत की स्थिति ये है कि यंगंत जो धातु होती है परस्मैपदी होती है। ठीक है, अतः उनसे आपको सत्री प्रत्यय करना है, सानच नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब करते हैं इसे, तो भूय और ये सबका आ है, ध्यान रखना, सत्री सत्री, और सबके सबका भी यहाँ लुक हो जाता है, अनैमित्तिक पहले ही हो जाता है वो लोग। और यंग लुक तो प्रक्रिया है ही, तो यंग का तो लोग यहाँ करते ही है, यंग का यह भी चला जाता है। और यहाँ पर संयंगो सूत्र द्वारा धातु को हो जाता है द्वित्व प्रत्यय लक्षण मान करके, तो आपकी धातु बन जाएगी वो भू। और ये जो यकार है ना मित्रों, इसका हो जाता है लोक, ये यहाँ जो यह लिखा है इसका आपको लोक करना ही करना है, लोक हो जाएगा। तो वो भू अथ, स्थिति समझ लीजिए, स्थिति आपकी बनेगी वो भू अथ। अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर गुण करें या न करें ही विचार है। तो यहाँ पर जो गुण है वो लौकिक प्रयोगों में कर लिया जाता है। तो लौकिक प्रयोग में जब उकार को गुण कर लेंगे ओकार, और मतलब भू को, पहले वाले भू को तो ना गुणों यंगलको सूत्र द्वारा, जो अभ्यास वाला है उसको तो गुण हो ही जाएगा, उधर दिक्कत नहीं है। हम दूसरे वाले भू की बात कर रहे हैं जो अनभ्यास वाला भू है, तो उसको भी ये लौकिक प्रयोग होने से यहाँ पर गुण कर लिया जाता है, क्योंकि गुण का जो नियम है यूनों प्रक्रिया में हमने बताया, क्योंकि वहां पर वो भूतु ऐसा निपातन किया गया है, तो इसे गुणाभाव निपातन किया गया, तो हम यहाँ गुण कर लेंगे। गुण कर लेंगे तो ओकार को अब आदेश हो जाएगा इस अत के परे रहते, तो रूप बन जाएगा वो भवत। ये स्थिति हो गई। अब आइए आगे की बात करते हैं क्री धातु की। क्री धातु से जब आपने यंग लोग किया तो क्या स्थिति रहेगी, तो क्रिय, और ये अ सबका है और सत्री जोड़ दिया आपने, और सबका भी लोग करिए, है पहले ही कर लीजिए, मैं आपको इधर ला रहा हूँ, वैसे वो पहली लोग हो जाता है। और यंग लाते हो उसका भी आपको यंग लुक से लुक हो जाएगा वो। और क्री को भी अभ्यास आदि कार्य करके ये चर कर बना लेना। और जो रुक रिक रीक वाले होते हैं, तो ये रुक आगम वाला है, रिक और रीक वाले मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, उन्हें भी आप वहां के हिसाब से कर लेना। तो ये बन जाएगा चर करत। ठीक है, रूप बन जाएगा ये चर करत, और पुल्लिंग बनाना है तो चरकरम ऐसा बनेगा, ये स्थिति है। तो मित्रों ये सभी धातुओं से, मतलब जितने भी गणों की धातु हैं उनसे क्या क्या स्थिति रहती है, ये आपके माइंड में अवश्य रहना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, क्या समझा यहाँ से, बस मैं अंतिम स्लाइड और प्रस्तुत करूंगा आपको, कहाँ गुण करना है धातु को, कहाँ नहीं करना है इसके लिए। तो आपने इस स्लाइड से आपको समझना चाहिए कि आपसे किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि इस धातु का आप सत्र या सानस प्रत्यय का पूज्य लगाने पर रूप बनाइए, तो आप क्या करेंगे अब आप करेंगे कि सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये धातु किस गण की है। जब इतना आपके माइंड में आ जाएगा, तो इसके बाद आप विचार करिएगा कि अब ये धातु परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है। जब इतना आप विचार कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आप सही रूप बना पाए। ठीक है, धातु को
गुण कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, उसके नियम हमने एक जगह आपको बता दिए है, इस एक ही स्लाइड। थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे, समझता है। पहले तो इस पंक्ति को पढ़ लीजिए, जिसे हम बताते चले आ रहे हैं पहले वीडियो से, कि सत्री सानच प्रत्यय अपित सार्वधातुक इस्तः अतः उभौ प्रत्यय नितवत इस्तः। दोनों ही नितवत है ये प्रत्यय, ठीक है, अपित सार्वधातुक होने से। अच्छा, सबसे पहले जानिए का सत्री सानच प्रत्ययो परतः यत्र धातु सप विहिता। ध्यान दीजिए, जहां पर सप विधान किया गया है, तत्र सपः पित्वात् नितवत्वम नाति दृश्यते। तो सप तो पित्वत है, पित्वत होने से नितवत का तिदिश किया नहीं जा सकता। अतः सप निमित्तक गुणो भविष्यति। सप निमित्तक गुण उस धातु को हो ही जाएगा। तो गुण हो जाएगा, जैसे जी जय धातु है, सप होता है इससे, तो जी सप सत्री गुण होकर के जे अ सत्री का बचता है अत, अत और रूप बन जाएगा जय। ठीक है, ये सत्री का उदाहरण। और सानच का भी देख लीजिए, शुभ सप सानच, क्योंकि भौतिकगण की धातु है, अतः इनसे सब होता है दोनों से। तो इधर बन जाएगा शुभ का शोभ बन जाएगा शोभ, और सबका बचता है अ अत, और ये मुख का माँ है भैया, इसे हमें हलंत लिख देना था, थोड़ा छूट गया है, आन, तो ये बन जाएगा शोभमान। मतलब धातु को गुण हो गया, सबके परे रहते गुण करिए ही करिए। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब आइए और विकरणों के परे रहते गुण की बात कर लेते हैं। स्यन सिनु सिना और स विकरणा नाम अपित सार्वधातुकत्वात्, ये सभी अपित सार्वधातुक, अतः इनके परे रहते कभी भी गुण हो ही नहीं पाएगा। मतलब सानच के परे रहते तो होता ही नहीं है, क्योंकि सानच जो पित भिन्न सार्वधातुक है, ये सत्री सार, लेकिन ये भी तो पित भिन्न सार्वधातुक है, ये प्रत्यय जो बीच में घुसे रहेंगे सानच और धातु के बीच में, ये विकर्ण वाले प्रत्यय, तो इधर भी आपको गुण नहीं करना है, तो यहाँ गुण नहीं करना है। जैसे कुप धातु है, ये है आपकी सबसे पहले स्यन का उदाहरण, दिवादी गण की, तो कुप स्यन सत्री, तो इसका बना लीजिएगा कुप्यत। कोप्यत मत बनाना कभी भी। हाँ, आप टोन से टोन मिला दें, छात्र बहुत खतरनाक होते हैं, प्रक्रिया भूल जाते हैं, टोन में टोन मिला के कुछ भी बोल देते हैं। विद्वान भी चकरा जाए भैया इनकी बातें सुन करके। तो और फिर है चीस्नु सत्री, आप यहाँ पर धातु गुण नहीं करेंगे, लेकिन इस उकार को आप कर लेंगे यण, तो चिन्हवत, मिल धातु है ये, तो ये दूसरी धातु जो दाण थी वो सुनु विकर्ण वाली थी, तीसरी है सविकर्ण वाली धातु। ठीक है, अच्छा, सना वाला हमने लास्ट में लिख दिया है, चलो पहले को लिखना था। तो मिल सत्री मिलत, और स्ना अब लिख दिया, तो क्री स्ना सानच, उसका एक आम सानच का भी उदाहरण दे दिया है, तो बन जाएगा क्रीणान। ठीक है, ये रूप क्री धातु का इधर लिख दिया, क्रीणान ये रूप बनेगा। और भी जान लीजिए गुण कहाँ नहीं होगा, कहा कि अदादि जो हो त्यादि रुधादि गणीय धातु रपी सत परे, सत मतलब सत्संज्ञक प्रत्यय कौन है, सत्री सानच, इनके परे से गुण नहीं होगा। अतः आप हमारे अब पिछले स्लाइड को उठा के देख लेना, उन धातुओं में हमने गुण किया भी नहीं है ना, आपको अभी बताया भी था। चलिए और ये नियम जानिए, तनादि गणीय धातु हो उ प्रत्यय परतः वैकल्पिक गुण विधानम अस्ति। तनादि गण की कोई धातु है मित्रों, वहां वैकल्पिक गुण का विधान किया गया है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके विषय में एक पंक्ति भी लिखी थी, जब आपने तनादिगण पढ़ा था, वहां मूल में ही लिखी थी। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, उसे गुण विकल्प है, जैसे क्षिणु धातु है वहां की, तो क्षिण उ सत्री, क्षीण उ सत्री का बचेगा अत, और गुण करके क्षीणवत बनाइएगा, मतलब इकार को गुण किया, क्षण के ई को ए, और क्षीणवत, क्षीणवत बना, और दूसरा क्षीणवत, ये वैकल्पिक विधान है। लेकिन ये क्री धातु के विषय में ये नहीं है, वहां तो कुर्वत कुर्वाणा बनते हैं। और इसमें भी कुछ आचार्यों का मानना है कि सर्वत्र विकल्प नहीं करना है, जहां है विकल्प दृष्ट वहीं पर करना है, ये भी एक नियम है आचार्यों की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ के गुण की स्थिति ऐसी रहेगी, कुछ आचार्यों के मत में विकल्प से, कुछ के मत में जो है नित्य ही गुण होगा, जैसे क्री धातु को गुण ही हुआ है। और ये स्थिति यहाँ की रही। और अंतिम एक और बात और जान लीजिएगा, यस्मात् धातो हो गुणस्य वृद्धिर्वा विधानम है अस्ति, मतलब गुणो वृद्धि को विशेष विधानम अस्ति, विशेष विधान किया गया है। तत्तु वो तो सत प्रत्यय परिवृत्तवत्तेव, इन सत्री सामित प्रत्यय के परे रहते वो तो होता ही होता है। जैसे सींग सार धातु के गुण, अब ये सींग धातु वैसे है तो अदादि गण की,
लेकिन इससे नहीं होना चाहिए था गुण, क्योंकि आपने जाना कि अदादि गणी जो धातु है उनमें गुण करना ही नहीं चाहिए, है जैसे यहाँ देख अदादि जो इत्यादि ये देखा था ना। लेकिन वहां पर पाणिनि जी ने स्पेशली एक सूत्र बना दिया कि सींगा सार्व धातु के गुण, सींग धातु को सार्वधातुक प्रत्ययों के पर रहते गुण करो ही करो। तो सत्य स्थानक तो सार्वधातुक है ही है, तो इसको हम गुण करेंगे, बाकायदा करेंगे। तो सी धातु है, इसको गुण करके से बना लीजिएगा एक, और सानस प्रत्यय है, और एकार को अयादिश करके क्या रूप बना दीजिएगा, सयाना। क्या लिखा है हमने, सायाना लिख दिया, ये गलत हो गया, एक आ इसमें ज्यादा जुड़ गया है सामने, ठीक है, इसको सयाना समझिएगा। और मिदेर गुणा से भी मिद धातु को गुण विधान किया गया है, तो उसका आप रूप बनाएंगे क्या, मेत्यत। ये धातु आपकी दिवादी गुण का है, कहाँ का है? तो इसको भी गुण का विधान है, तो इसको तो गुण होगा ही, मिद धातु मेत्यत। वैसे तो दिवादी धातुओं को तो गुण का कोई मनाना कर नहीं रहा था, देखो मिदेर गुणा का फिर क्या है रोल, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिंह धातु के लिए स्पष्टता निषेध है, वो अदादि गण का धातु है, तो ये मेद्यत ऐसे रूप बन जाएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तत्री सानच स्पेशल एक और दूसरा वीडियो होगा, जिससे आपको इनके प्रक्रियात्मक जानकारी होगी, प्रयोगात्मक जानकारी होगी, और आप सत्री सानच प्रत्ययों को जिंदगी में भूल नहीं सकते इस तरीके से पढ़ने पर। हमने कई सारी पुस्तकों का गहन अनुसंधान करने के बाद अपने वीडियो को बना रहे हैं, केवल यही वीडियो नहीं, हर एक वीडियो को बना रहे हैं। अतः उन्हें बड़े ही सावधानी पूर्वक और देखते जाएं। यदि आपके पास कभी समय का अभाव रहता है तो कक्षा को बाद में देख लिया करें, ठीक है। जैसे आज बहुत सारे मित्र नहीं है, हम ग्रुप में भी इसका लिंक भेज देंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग देव दीपावली मना रहे हैं, उत्तराखंड का एक विशाल पर्व होता है ये ग्यास का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, तो समापन करते हैं तब। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि मित्र। महादेव महादेव।